तो गाइस इस वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट के सारे चैप्टर्स एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो हे गाइस, वेलकम टू K2 स्टडी। तो आज हम करेंगे अपनी इंग्लिश की बुक का चैप्टर ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का पार्ट 1, अ बेकर फ्रॉम गोवा बाय लूसियो रोड्रिगेज। जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो पोर्तुगीज़ थे उनने गोवा में कई टाइम तक रूल करा था। जो ऑथर हैं वो अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं जो उनके बचपन के दिन गोवा में बीतते थे। जो पोर्तुगीज़ थे और भी बहुत से लोग थे गोवा के जिन्हें ब्रेड बहुत ज़्यादा पसंद थी, और ख़ासकर बच्चों को। दे आर लवर्स ऑफ ब्रेड। और जो बेकर्स थे गोवा के वो अलग अलग तरह की ब्रेड्स बनाते थे और केक्स बनाते थे, और उनकी एक बेकरी शॉप भी थी। पर अब ऑथर के टाइम के तो बेकर्स नहीं रहे, उनकी डेथ हो चुकी है क्योंकि। पर अब उनके बच्चे, उनका ये फैमिली बिजनेस था तो इसे आगे बढ़ा रहे हैं। और जो बेकर थे वो ऑथर के फ्रेंड, कंपेनियन और गाइड भी हुआ करते थे। ऑथर हमें यह बता रहे हैं कि जब वह सुबह सुबह सो रहे होते थे तो उन्हें एक झिंग झिंग की साउंड आती थी, और जो घर के सारे बच्चे होते थे वो दौड़ते दौड़ते बाहर जाते थे और बेकर के पास जाके खड़े हो जाते थे, और उनके पीछे पीछे उनकी मम्मियाँ भी जाती थी। और जो बच्चे थे वह सुबह उठ के ब्रश भी नहीं करते थे और चाय और ब्रेड खाने लगते थे। और बच्चे कहते थे आम के पत्ते तोड़ के दातुन करने की क्या ज़रूरत है, जब हम गरम गरम चाय पियेंगे और ब्रेड खाएंगे तो हमारे दांत वैसे ही साफ़ हो जाएंगे। और बच्चों को खासकर ब्रेड बैंगल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, और अगर शादियों में बॉल ब्रेड्स ना हो तो शादियाँ बहुत अधूरी अधूरी सी लगती थी। और शादियों, एंगेजमेंट और जो फेस्टिवल्स होते थे उसमें भी जो लेडीज़ होती थी वो ब्रेड की बहुत से डिशेस बनाया करती थी। और जो बेकर्स होते थे वो बहुत मोटे होते थे, एकदम जैक फ्रूट की तरह। और जो बेकर ड्रेस पहनते थे वो एक लॉन्ग फ्रॉक होती थी जिसे हम कबाए कहते हैं। और अभी भी गोवा में यह बेकरी शॉप है, पर अब इसमें ऑथर वाले बेकर्स नहीं हैं, उनके बेटे हैं, क्योंकि ऑथर के टाइम पे जो बेकर्स थे उनकी तो अब डेथ हो चुकी है। और जो बेकर्स थे और उनकी फैमिली थी वो कभी दुखी नहीं रहती थी, क्योंकि उनका जो बिज़नेस था वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। कूर्ग क्लास 10 जिसके ऑथर हैं लोकेश अब्रोल। कूर्ग जो है वो कॉफ़ी कंट्री है जो रेन फॉरेस्ट और मसालों के काफ़ी ज़्यादा फेमस है। कूर्ग जो है कर्नाटक की एक छोटी सी डिस्ट्रिक्ट है और इसकी लोकेशन है मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। उसके मिड वे में ये है। देखने में ऐसा लगता है कि जैसे स्वर्ग है और किंगडम ऑफ गॉड है। यहाँ मार्शल मैन की रेस और ब्यूटीफुल वुमेन्स रहती हैं, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पहाड़ भी हैं। और एवरग्रीन फॉरेस्ट का 30% एरिया कुर्ग ने कवर कर रखा है। और यहाँ पे अगर आप घूमने आना चाहो तो सितंबर से मार्च में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ मानसून के वक्त बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और यहाँ कॉफ़ी की प्लांटेशन होती है, तो यहाँ की हवा में आपको कॉफ़ी की खुशबू आती है। और जो कुर्ग के लोग हैं वो अरेबिक और ग्रीक डिसेंट के होते हैं। इसके पीछे की स्टोरी है, एक बार अलेक्जेंडर की जो आर्मी होती है वो कुर्ग से मूव कर रही होती है। आगे ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल था आगे जाना, तो वो फिर वहीं सेटल हो जाके वहीं की वुमेन से शादी कर लेते हैं उन्हीं के ट्रेडिशन से। इसलिए माना जाता है कि जो वो लोग हैं वो अरेबिक और ग्रीक डिसेंट के होते हैं। और जो कुर्ग के लोग जो ड्रेस पहनते हैं उसे कुपिया कहते हैं, जो एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है। और जो कुर्ग की वुमेन्स होती है वो अपने फैमिली की बहादुरी किस्से बताने में काफ़ी उन्हें मज़ा आता है और सुनने में भी काफ़ी मज़ा आता है। और जो इंडियन आर्मी में कुर्ग रेजिमेंट है वो बहुत अच्छा माना जाता है। फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी भी एक जनरल कैरियप्पा, वो भी एक कुर्गी ही थे। और जो कुर्ग के लोग हैं वो गन वगैरह रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस, उन्हें अलाउ है ये। और कुर्ग में जो पहाड़ हैं उनसे एक रिवर निकलती है, कावेरी रिवर, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। और इसमें एक फ़िश मिलती है, महासीर फ़िश। और कुर्ग के लोग काफ़ी ज़्यादा एडवेंचर करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, माउंटेन बाइकिंग। और जो कुर्ग के एनिमल्स हैं, मालबार स्क्वायरल और मैकेक्यूज, लंगूर, स्लेंडर लॉरिस, वो हमें घूरते हैं, ऐसा लगता है हमें फॉलो कर रहे हैं। और जो वहाँ पे वाइट एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और अगर आप ब्रह्मगिरी पहाड़ पे चढ़ोगे तो आप कुर्ग का एक पैरानॉमिक व्यू देख सकते हो। और अगर आप ब्रिज पार करते हो तो आपको 64 एकड़ में एक आइलैंड देखने को मिलेगा। और अगर आप बालकुपी में घूमते हो तो वहाँ पे आपको बुद्धिस्ट मॉन्क देखने को मिलेंगे जो रेड और येलो कपड़े से कवर रहते हैं, जिसके राइटर हैं अरुण कुमार दत्ता। इस चैप्टर में बेसिकली ये होता है कि दो फ्रेंड्स होते हैं, प्रांजल और राजवीर, वो दोनों क्लासमेट्स होते हैं और एक स्कूल में पढ़ते हैं। और जो प्रांजल का घर होता है वो आसम में होता है और उनका जो स्कूल होता है वो दिल्ली में होता है।
जो प्रांजल होता है उसके जो फादर होते हैं वो टी गार्डन के मैनेजर होते हैं। तो एक बार समर वैकेशंस में प्रांजल राजवीर को अपने घर असम इनवाइट करता है, तो राजवीर ये बात सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दोनों ट्रेन में बैठ जाते हैं और ट्रेन में वो चाय वाले से 2 कप चाय लेते हैं और चाय पीते हैं, और ट्रेन के बाकी लोग भी चाय वाले से चाय लेते हैं, और फिर उनकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है। प्रांजल अपनी डिटेक्टिव बुक पढ़ने लगता है क्योंकि उसने बाहर की ग्रीनरी पहले भी इंजॉय कर रखी होती है, और राजवीर बाहर की ग्रीनरी इंजॉय करता है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था। और प्रांजल इतना एक्साइटेड नहीं था टी गार्डन को देखने के लिए, बट राजवीर जो था वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था, और उसने टी के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज गेन कर ली थी राजवीर ने। और उसने जैसे ये गेन करा था कि टी कब डिस्कवर हुई थी। टी 27 BC में चाइना में फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुई थी, जो मेडिसिन के रूप में यूज़ होती थी, और ये फिर 16वीं सेंचुरी में पूरी यूरोपियन कंट्रीज में फेमस हो गई। और एक इंडियन स्टोरी भी है डिस्कवरी की। एक बार एक इंडियन बुद्धिस्ट थे, बुद्धि धर्मा, उनने नींद से छुटकारा पाने के लिए टी की खोज करी थी। तो वो दोनों असम पहुंच जाते हैं और वो ट्रेन से उतरते हैं। तो फिर वहाँ पे प्रांजल के फादर उन्हें पिकअप करने आए होते हैं टी गार्डन में ले जाने के लिए। फिर टी गार्डन जाते समय उन्होंने केटल ब्रिज को पार किया, एक ट्रक को साइड दिया जिसमें टी लीव्स थी, और राजवीर ने प्रांजल के फादर को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया था अपनी नॉलेज से। मैडम राइड्स द बस, जिसके ऑथर है वल्ली कन्न। वल्ली की डिज़ायर थी वो बस में राइड करे, और उसके विलेज से रोज़ एक बस जाती थी टाउन, फिर टाउन से वापस आती थी, और उसका पास टाइम था कि वो बस को और आते जाते लोगों को देखती रहे। और उसने बस के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स पता कर ली थी अपने नेबर से और उन लोगों से जो बस में डेली सफ़र करते हैं। उसने ये पता करा कि बस का एक तरफ का किराया 30 पैसे लगता है और बस की टाइमिंग्स। तो फिर उसने एक प्लान बनाया कि कल जब मेरी मम्मी सो जाएगी 1 बजे, तो मैं 1 बजे बस पकड़ूंगी, 1:45 तक टाउन पहुंचूंगी, फिर 2:45 तक अपने घर वापस आ जाऊंगी। तो फिर अगले दिन बस आ जाती है और चलने लगती है। तो पीछे से आवाज़ आती है बस रोको, और वल्ली की ये आवाज़ थी। तो कंडक्टर सुनता है और बस रोक देता है, और कंडक्टर उसकी चढ़ने में मदद करता है वल्ली की, पर वल्ली उसकी मदद नहीं लेती है और बहुत ही मैच्योर और अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करती है। फिर वल्ली जाके सीट पर बैठ जाती है और उसके बगल में एक ओल्ड मैन बैठा रहता है। तो वल्ली को बाहर का नज़ारा नहीं दिख रहा था, तो वो ढंग से नहीं बैठी होती है। तो ओल्ड मैन उससे कहता है ढंग से बैठ जाओ, वरना जब ब्रेक लगेगा तो तुम गिर जाओगी। तो वल्ली कहती है मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर कंडक्टर उसे टीज़ करने के लिए बोलता है मैडम टिकट लीजिए, और कंडक्टर बहुत ही ज़्यादा मजाकिया होता है। तो फिर अगला स्टैंड आ जाता है और मेंबर चेंज हो जाते हैं बस के। तो फिर वल्ली के बगल में एक आंटी बैठती हैं, ओल्ड वुमेन, जो जिनके कान के ईयर होल्स बहुत बड़े थे और उनसे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। तो वल्ली को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और वल्ली बाहर का नज़ारा एंजॉय कर रही थी। फिर अचानक से एक काऊ आ जाती है और बस के साथ साथ दौड़ने लगती है बस के आगे। तो वल्ली उसे देखकर बहुत ज़्यादा हंसने लगती है। तो फिर कंडक्टर उसे कहता है कि आज ही हंस लोगी कि कल के लिए भी बचा के रखोगी। तो फिर वल्ली उससे कहती है मुझे आपकी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तक टाउन आ जाता है और कंडक्टर कहता है अब टाउन आ गया है, उतर जाओ। तो वल्ली उसे 30 पैसे देती है और कहती है मुझे वापस विलेज जाना है। तो फिर कंडक्टर कहता है अभी तो बस यहाँ रुकेगी, तब तक थोड़ा टाउन एक्सप्लोर कर लो। तो वल्ली कहती है नहीं। फिर कंडक्टर उसे कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है, पर वल्ली मना कर देती है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो कंडक्टर कहता है मेरी तरफ से पी लो, फिर भी वल्ली उसे मना कर देती है। फिर बस विलेज की तरफ चलने लगती है। तो फिर वल्ली को दोबारा वो काऊ दिखती है, पर वो अब मर चुकी है। पर तो वल्ली कंडक्टर से पूछती है क्या ये वही काऊ है। तो कंडक्टर कहता है हाँ शायद ये वही है और किसी बड़ी गाड़ी या ट्रक ने इसे ठोक दिया है। फिर बस वल्ली के विलेज पहुंच जाती है और वल्ली कंडक्टर को थैंक यू करती है कि आपने मेरा इतना ध्यान रखा। फिर कंडक्टर भी थैंक यू मैडम बोलता है और कहता है अगर आपको दोबारा कभी बस में राइड करनी हो तो आप हमें ज़रूर बताएं। और जब वल्ली घर पहुंचती है तो उसकी मम्मी उठ चुकी होती है और उसके घर पे एक आंटी बैठी होती है उसकी। तो उसकी आंटी कहती है तुम कहाँ गई थी,
तुम्हारी मम्मी पता है कितना परेशान हो रही थी, तुम्हें ढूंढ रही थी। तो वल्ली स्माइल करके चली जाती है। तो फिर उसकी आंटी कहती है कि ये दुनिया इतनी बड़ी है कि पता ही नहीं लगता कहाँ क्या हो रहा है। तो फिर वल्ली कहती है आपने सही कहा। तो वल्ली की आंटी को लगता है कि ये मेरे को उल्टा जवाब दे रही है, पर वल्ली उन्हें कोई उल्टा जवाब नहीं दे रही थी, वो तो अपने ही ख्यालों में खोई थी, बस की राइड की ख्यालों में। द सरमन एट बनारस, जिसके ऑथर हैं बेटी जे रेंस्टा। तो इस चैप्टर में बेसिकली ये है कि गौतम बुद्धा होते हैं और उनके जो फादर होते हैं वो राजा होते हैं और वो प्रिंस होते हैं। 12 साल की उम्र में वो पढ़ाई करने के लिए बाहर जाते हैं, फिर 4 साल बाद वो वापस आते हैं और उनकी शादी हो जाती है। फिर 25 साल की उम्र में उनका एक बेटा होता है और गौतम बुद्धा के पिता ने एक बाहर से गांव बनवा रखा था कि जो लोग बीमार हैं या जो मरने वाले हैं वो उस गांव में रहेंगे ताकि उनके बेटे को दुख का कोई आभास ना हो। फिर एक दिन गौतम बुद्धा घूमने बाहर गए तो उनने एक इंसान को देखा जिसकी अर्थी जा रही थी और लोग राम नाम सत्य बोल रहे थे। तो उन्हें यह देखकर बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तो वो फिर अगले दिन दोबारा घूमने जब गए तो उन्होंने दोबारा एक इंसान का तड़पते हुए देखा जो मरने की हालत में था। तो उन्हें उसे देख के बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उन्होंने सोचा मैं ऐसी दुनिया में क्या करूँगा जहाँ इतना ज़्यादा दुख है। तो उनने घर वर छोड़ के पीपल के नीचे पेड़ के जाके बैठ गए और वो तपस्या करने लगे और 7 दिन में वो भगवान से मिल गए। और फिर उनने उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के प्रवचन देने लगे और लोगों के दुख का निवारण करने लगे। तो उनने अपना फर्स्ट सरमन दिया था कीज़ा गौतमी को। कीज़ा गौतमी की प्रॉब्लम ये थी कि उसका बेटा मर गया था और वो सबसे कह रही थी कि मेरे बेटे को ज़िंदा कर दो, कोई दवाई दे दो कि मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए, कोई दवाई दे दो कि मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए। तो एक इंसान उन्हें बोलता है कि आप सिद्धार्थ गौतम के पास जाओ, वो शायद आपकी कोई मदद कर सकें। तो वो फिर सिद्धार्थ गौतम के पास जाती है, अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है। तो सिद्धार्थ गौतम उनसे कहते हैं कि मुझे एक मुट्ठी सरसों की बीज ला के दो किसी ऐसे घर से जहाँ कभी कोई मरा ना हो। तो वो सबके घर जाती है ढूंढने, पर उसे कोई ऐसा घर नहीं मिलता कि जहाँ कोई कभी मरा ना हो। तो वह थक हार के समझ जाती है कि डेथ इज़ कॉमन टू ऑल और वो अकेली इस दुनिया में दुखी नहीं है, सभी लोग दुखी हैं। और वह अपने बेटे के दुख में इतना ज़्यादा सेल्फिश हो गई थी कि उसे और लोगों का दुख दिखा ही नहीं दे रहा था। और गौतम बुद्धा से एक एग्जाम्पल भी देते हैं कि अगर पेड़ पे फल लगता है तो वो पक के गिरता है, वैसे ही अगर जो इस दुनिया में आएगा उसे जाना ही पड़ेगा। द प्रपोजल, जिसके ऑथर हैं एंटोन चेकोव। तो इस चैप्टर में बेसिकली 3 कैरेक्टर हैं, स्टेपन चुबकोव जो कि एक लैंड ओनर है, उनकी बेटी नतालिया स्टेपनोवा और उनका पड़ोसी इवान लोमोव, वो भी एक लैंड ओनर है। एक बार लोमोव चुबकोव के घर बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होकर आता है। तो चुबकोव पूछता है आज का कोई स्पेशल डे है। तो लोमोव कहता है हाँ आज बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है, आज मैं आपकी बेटी को प्रपोज़ करूँगा। तो चुबकोव बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है ये तो बहुत अच्छा लड़का है, काफ़ी रिच है और काफ़ी सालों से हमारा पड़ोसी है। पर लोमोव चुबकोव से पूछता है क्या नतालिया मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी। तो चुबकोव कहता है हाँ ज़रूर। तो चुबकोव अपनी बेटी नतालिया को बुला के लाता है। नतालिया और लोमोव बात कर रहे होते हैं और लोमोव सोचता है मेरी चॉइस कितनी अच्छी है, नतालिया बहुत अच्छी है और इससे शादी करना मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा डिसीज़न है। पर मैं छोटी छोटी बातों से गुस्सा हो जाता हूँ, मेरे को हार्ट की बीमारी है और मैं 35 साल का हो गया हूँ, क्या नतालिया मेरा प्रपोज़ल एक्सेप्ट करेगी। लोमोव ये नहीं बताता है कि वो उसे प्रपोज़ करने आया है और वो बात करने लगते हैं और वो दोनों कहते हैं हम दोनों कितने ब्लेस्ड हैं, हम कितने सालों से एक साथ रह रहे हैं, हम दोनों नेबर्स हैं। फिर बातों ही बातों में लोमोव कहता है ऑक्सिन मेडोज़ भी हमारी ज़मीन है। तो नतालिया कहती है नहीं ये हमारी ज़मीन है। तो इस बात पे उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और लोमोव कहता है मेरी आंटी की ग्रैंडमदर ने तुम्हारे फादर के ग्रैंडफादर के पीजेंट्स को ये ज़मीन फ्री में दी थी। तो नतालिया कहती है ये ज़मीन शुरुआत से ही हमारी है। तब तक चुबकोव आ जाता है और चुबकोव नतालिया की साइड लेता है और उनसे लड़ता है और उसे काफ़ी भला बुरा बोलता है लोमोव को। तो और चुबकोव उसे घर से बाहर निकाल देता है और बोलता है क्या बड़ा मेरी बेटी को प्रपोज़ करने आया था। तो नतालिया ने कहा ये मेरे को प्रपोज़ करने आया था तो हम इसे ऐसे बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो नतालिया उसे दोबारा अंदर बुलवाती है। तो फिर लोमोव दोबारा जब आता है तो दोबारा आपस में बात करने लगते हैं। तो बातों ही बातों में फिर नतालिया कहती है मेरा डॉग स्क्वीज़र तुम्हारे डॉग से अच्छा है। तो फिर लोमोव कहता है नहीं
मेरा डॉग गैस तुम्हारे डॉग से अच्छा है। तो इस बात पे दोबारा उनकी लड़ाई हो जाती है। फिर चुबकोव आता है और वो नताल्या की साइड दोबारा लेता है और लोमोव को बड़ा भरा बुरा कहने लगता है। तो जो लोमोव होता है वो एक हार्ट पेशेंट होता है, तो वो ज़मीन पे फर्श पे गिर जाता है। तो चुबकोव को लगता है कि ये डेड हो गया है, तो वो उसे और गालियाँ और बहुत भरा बुरा सुनाने लगता है। और फिर लोमोव थोड़ा सा मूव करता है, तो फिर उसे पानी पिलाते हैं और वो एकदम से उठ जाता है। फिर चुबकोव कहता है कि तुम ऐसे बच्चों की तरह मत लड़ो, अब तुम बड़े हो गए हो, ऐसे मत लड़ो, और तुम दोनों की शादी भी होने वाली है। फिर वो नताल्या का हाथ लोमोव के हाथ में देता है और कहता है अब तुम दोनों की शादी होने वाली है। फिर नताल्या दोबारा बातों ही बातों में कहती है वैसे मानना पड़ेगा कि मेरा डॉग स्क्वीज़र तुम्हारे डॉग गैस से बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्लास 10 एनिमल पोएम, जिसके पोएट हैं वॉल्ट व्हाइटमैन। इसमें पोएट ने एनिमल और ह्यूमन के बीच कंपैरिजन किया है और बताया है कि अगर मैं रहना चाहूँ तो मैं एनिमल्स के साथ रहना पसंद करूँगा, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वह बहुत ज़्यादा शांत, समझदार और बेवजह किसी पे गुस्सा नहीं करते, और उन्हें जो मिला वो उसमें खुश रहते हैं, हमेशा सेटिस्फाइड रहते हैं। भगवान से ये नहीं कहते भगवान हमें ये चाहिए वो चाहिए। और जो ह्यूमन्स हैं वह भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, कभी सेटिस्फाइड नहीं होते वो अपनी आप से, और भगवान से हमेशा कुछ ना कुछ मांगते ही रहते हैं। और अगर ह्यूमन से कोई गलती हो जाए तो रात रात भर उठ के रोते रहते हैं और परेशान होते रहते हैं, पर अगर एनिमल से कोई गलती हो जाए तो रात रात भर उठ के रोते नहीं है, परेशान नहीं होते कि हमसे गलती हो गई है। और ह्यूमन्स जो होते हैं वो लालची होते हैं, घमंडी होते हैं और उन्हें सब कुछ चाहिए होता है। और जो एनिमल्स होते हैं वो लालची घमंडी नहीं होते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, इक्वालिटी रखते हैं आपस में। और जो ह्यूमन्स हैं वो आपस में इक्वालिटी और रिस्पेक्ट नहीं रखते। और पोएट हमें बता रहे हैं कि ये सारी क्वालिटीज़ पहले ह्यूमन्स के पास हुआ करती थी, पर उनने ये क्वालिटीज़ कहीं गिरा दी हैं। अब ये सारी क्वालिटीज़ एनिमल्स के पास होती हैं। अमांडा क्लास 10, जिसके पोएट हैं रॉबिन क्लेन। पोएट हमें बता रहे हैं कि जो अमांडा की माँ थी वो उसके सारे बुरी आदतों में उसे टोकती थी। जैसे अमांडा की माँ कहती थी अमांडा नाखून मत चबाओ, अमांडा झुककर मत सीधा बैठो। फिर अमांडा सोचती है काश मैं अमरेड सी में एक अकेला लिविंग क्रिएचर होती, वहाँ पे मैं एक मरमेड होती, मतलब जलपरी होती, और वहाँ पे मैं साइलेंस को महसूस कर पाती। फिर अमांडा की माँ दोबारा कहती है अमांडा क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया और तुमने अपना रूम साफ़ कर लिया, और शायद मैंने तुम्हें अपना शूज़ साफ़ करने को बोले थे, क्या तुमने वो साफ़ कर लिया। फिर अमांडा दोबारा सोचती है काश मैं एक ऑर्फन होती, एक अनाथ होती, और वहाँ गलियों में मैं घूम के नंगे पैर एक पैटर्न बनाती। और अमांडा कहती है जो साइलेंस है वो गोल्डन है और अमांडा को फ्रीडम चाहिए। फिर अमांडा की माँ दोबारा कहती है अमांडा चॉकलेट मत खाओ, क्योंकि चॉकलेट खाने से तुम्हारे पिंपल हो जाते हैं, और मेरी तरफ देख के बात करो, मुझे इग्नोर मत करो। फिर अमांडा सोचती है काश मैं एक रपुंजल होती और महल में कैद होकर रहती, और मैं कभी अपने लॉन्ग हेयर नीचे नहीं करती ताकि मैं साइलेंस को महसूस कर सकूं। फिर अमांडा की माँ कहती है अमांडा मैं तुम पे गुस्सा नहीं कर रही हूँ, बस तुम्हें समझा रही हूँ, ऐसे मुंह मत बनाओ वरना लोग सोचेंगे कि मैं तुम पे गुस्सा कर रही हूँ। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके पोएट हैं ऑगडन नास। इस पोएम में 5 कैरेक्टर्स हैं, मलिंडा एक लड़की और एक ब्लैक किटन और एक ग्रे माउस और एक येलो डॉग, एंड कस्टर्ड जो कि ड्रैगन है। इसमें जो ड्रैगन है वो कॉवर्ड मतलब कायर होता है। इस पोएम में कैट का नाम इंक, माउस का नाम ब्लिंक, डॉग का नाम मस्टर्ड और ड्रैगन का नाम कस्टर्ड होता है, और जो लड़की है उसका नाम मलिंडा होता है। ये चारों पेट मलिंडा के साथ उसके घर में ही रहते हैं, और सब लोग मिलके कस्टर्ड मतलब ड्रैगन का मजाक उड़ाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कवर्ड मतलब कायर है, और बाकी सारे एनिमल्स ब्रेव हैं, और जो डॉग है वो तो इतना ज़्यादा ब्रेव है कि वो लायन को भी हार्म पहुंचा सकता है। और जो ड्रैगन है वो कहता है मुझे एक सेफ़ जगह दे दो, मैं वहीं रहूँगा, और सब उस पर हंसते हैं और उसके मजाक उड़ाते हैं। और डॉग कहता है तुम्हारे मुंह से तो आग भी निकलती है, फिर भी तुम इतना क्यों डरते हो। फिर एक दिन रात को एक पायरेट मतलब डाकू उनके घर आ जाता है। फिर सारे के सारे एनिमल्स छुप जाते हैं, जैसे कि डॉग, कैट और माउस छुप जाते हैं, और जो पायरेट होता है, डाकू होता है, वो मलिंडा के ऊपर गन तान के खड़ा हो जाता है। फिर जो कस्टर्ड होता है वो एकदम से आता है, और वो जो पायरेट होता है वो कस्टर्ड को शूट करता है, पर वो गोली
कस्टर्ड को लगती नहीं है और फिर कस्टर्ड उसे मार के खा जाता है। फिर लास्ट में सब लोग कहते हैं कि कस्टर्ड बहुत ब्रेव है। फिर दोबारा वो तीनों एनिमल्स उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें तो इतना टाइम लगा, हम तुमसे जल्दी कर लेते, तुम्हें इतना टाइम लगा, हम तुमसे जल्दी कर लेते। फिर उसे कवर्ड दोबारा चढ़ाने लगते हैं। फिर कस्टर्ड कहता है मैं कवर्ड ही ठीक हूँ।